नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा विवादित रहे एक इश्यू के ऊपर, जो कि पार्टिकुलरली रिलेट करता है बिहार से। बिहार में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, मतलब सत्ता परिवर्तन होने वाला है। अब ऐसे समय में जबकि चुनाव नज़दीक है, टाइम कम है, ऐसे समय में अचानक से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से घोषणा कर दी जाती है कि हम यहाँ पर वोटर लिस्ट में संशोधन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ईसीआई चाहता है, सरकार चाहती है कि जिनकी डेथ हो चुकी है उनके नाम हटाए जाएंगे, नए वोटर लिस्ट को नए जो मतदाता हैं उनको ऐड किया जाएगा। एकदम साफ सुथरे वर्ड्स में बोल दिया जाता है, लेकिन गहराई से यदि हम जब देखते हैं इसको तो बिल्कुल चीज अलग दिखाई देती है। सरकार ने इस वोटर लिस्ट रिवीजन का जो नाम दिया है उसका नाम है SIR। ठीक है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसको बोला जाता है। ऐसा बोला जा रहा है कि लगभग 20 साल के बाद ये कार्य किया जा रहा है। एक और जो सरकार के मन में बात चले आती है कि भाई बहुत सारे जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं हम उनको आउट कर सकते हैं इसके माध्यम से। लेकिन सरकार को ये नहीं पता है कि इससे हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो ऑलरेडी से जिनके पास वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, श्रम कार्ड है, वो लोग इससे आउट हो जाएंगे। बांग्लादेशियों को या फिर अवैध जो घुसपैठी हैं, जो लोग बिना दस्तावेज के इंडिया में रह रहे हैं, उनको आउट करना सही बात है। लेकिन आप ऐसे समय में कि जब चुनाव आने वाला है, ऐसे समय में आपको ये चीज याद आ रही है, तो सरकार को या इलेक्शन कमीशन को यह ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें चुनाव में। ऐसा नहीं कि ज्यादा से ज्यादा मैं इनको आउट कर दूं। यदि इस प्रकार से इनको आउट किया जा रहा है, लगभग लगभग 20% जो माइग्रेंट्स वर्कर हैं वो वोट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो है बारिश के मौसम में काम नहीं होने की वजह से खेती बाड़ी में भी कम ही काम रहता है, तो कमाई करने के लिए बाहर चले जाते हैं। लगभग लगभग 2 लाख लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं। एक चीज हम और भी समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, कि हमें ऐसा लग रहा है कि भाई इसका जो फायदा है ना, सीधे सीधे जो सत्ताधारी दल है उसको फायदा मिल सकता है। आज के समय में देखा जाए, जो कांग्रेस का गठबंधन है इंडिया ब्लॉक, वो कड़ी टक्कर दे सकता है बीजेपी को बिहार में। शायद ये भी एक डर रहा है जिसके चलते चलते तेजी के साथ में वोटर लिस्ट का रिवीजन किया जा रहा है। अब हम एक ऐसे कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं जहां पर क्लोज कॉन्टेस्ट होते हैं। जैसे कि वहां पर जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, लगभग लगभग क्लोज कॉन्टेस्ट जाता है उनका, 1 या 2 वोट से वो लोग हार या जीत डिसाइड करते हैं। अब पता चला कि बीजेपी 2 वोट से जीत गई और 2 व्यक्ति ही वहां के जो माइग्रेंट वर्कर थे वो लोग वोट नहीं डाल पाए, क्योंकि वो लोग बाहर गए हुए थे। इस प्रकार से सीधा सीधा जो असर है वो वोट की विनिंग या फिर लॉस को प्रभावित करेगा। ये भी एक रीजन है जिसके चलते चलते शायद सरकार इसको रिवाइज करना चाहती है। एक बात और ये है कि हम समझ चुके हैं कि ये इतने जल्दी किया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि कौन लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं। तो ज़्यादातर लोग जो बताया जा रहा है, कौन लोग वोट नहीं डाल पाएंगे, फ्रेंचाइजिंग जिसको बोला जाता है, माइग्रेंट लेबर इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, साथ ही साथ वृद्ध लोग। दूसरी बात यह है डॉक्यूमेंटेशन की, जब हम बात करते हैं, नॉर्मली हम लोगों के पास में, वृद्ध लोगों के पास में आधार कार्ड मिल जाएगा, राशन कार्ड मिल जाएगा, वोटर आईडी मिल जाएगा। पहले तो वोटर आईडी के माध्यम से वोट डाल लिया जाता था। आज के टाइम में सरकार कह रही है कि वो वोटर आईडी भी अब कोई काम की नहीं है। सरकार का कहना है आप जन्म प्रमाण पत्र लेकर के आइए, जमीन के कागज लेकर के आइए, मालिकाना हक वाले, इसके अलावा 10th की मार्कशीट या फिर पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। अब आप देखेंगे, जब जन्म प्रमाण पत्र हम बनवाने जाते हैं तो कई महीने का डिले हो जाता है, तब सरकार को ध्यान नहीं आता है। अभी सरकार को यह याद आ रहा है कि एक ही महीने में आप हमको जन्म प्रमाण पत्र भी ला करके दो, 10th का मार्कशीट लाओ, जमीन के कागज लाओ, पासपोर्ट लेकर के आओ। खुद तो समय में काम नहीं करते हैं, लेकिन हमसे मांगा जा रहा है कि आप टाइम में कागज प्रस्तुत करो। दूसरी बात यह है, 1 महीने का जो विंडो है, ज़्यादातर बिहार नॉर्थ वाला जो बिहार वाला एरिया है, पूर्वी वाला बिहार वाला एरिया है, बाढ़ से प्रभावित रहता है। अब ऐसे में इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं वो लोग खुद उस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे, मतलब बहुत सारे लोग फिर से आउट हो जाएंगे।
क्योंकि ऑलरेडी से तो लोग कमाई करने के लिए बाहर गए हुए ही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन होता है कहना चाहिए वो बिहार राज्य से ही हमको देखने को मिलता है, जहाँ पर हर राज्य में कमाई करने के हिसाब से यहाँ के लोग जाते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कानूनी एंगल की, जैसे कि ईसीआई यदि रिवीजन करना चाहता है तो ये उसकी पावर के अंडर में ही आता है कि वोटर लिस्ट का वो रिवीजन कर सकता है, नए नाम जोड़ना है या फिर नए नाम को हटाना है, ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर सकता है। लेकिन इसके लिए भी कुछ नियम कानून निर्धारित किए गए हैं, इसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 की जब हम बात करते हैं, इसकी जो सेक्शन 21 है, इसमें बोला जा रहा है आप किसी खास एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए वोटर लिस्ट का रिवीजन कर सकते हैं, पूरे के पूरे राज्य में ये रिवीजन लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए कानूनी तौर पर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो उचित नहीं है। दूसरी बात ये है, इतना बड़ा रिवीजन हो रहा है, जैसे कि असम में जब एनआरसी आया था कितने लाखों लोग आउट हो गए थे, असम सरकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी आउट होने वाले हैं। दूसरी बात यह है, वहाँ पर वो जो प्रक्रिया है 3-4 साल तक चली थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुई थी। यहाँ पर तो कोर्ट का कोई नामो निशान ही नहीं है, कानूनी व्यवस्था कुछ भी नहीं है, बस ईसीआई अपने मन से ये प्रक्रिया अपना रहा। दूसरी बात यह है, पहले के समय में ऐसा होता था कि नागरिकता सिद्ध करने की जो जिम्मेदारी होती थी वो सरकार के ऊपर होती थी। मैंने घोषणा कर दिया हूँ, मतलब मैं यहाँ पर वोटर लिस्ट में मेरा नाम है, मैं वोट डाल सकता हूँ। आज के टाइम में सरकार हमारे ऊपर डाल दे रही है, जो कागज उसने हमको दी है उसी को बोल रही है कोई काम का नहीं है, फिर से नए डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के आइए। तो इस प्रकार से सरकार डॉक्यूमेंट के माध्यम से बहुत सारे लोगों को बाहर करने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए, एक तरफ से तो महाराष्ट्र जैसे राज्य में एकदम से कैसे इतने सारे वोटर्स बढ़ गए, उधर तो आपने वोटर्स बढ़ा दिए और यहाँ उसको बैलेंस बनाने के लिए शायद यहाँ से लोगों को आउट करने की कोशिश करी जा रही है। बिहार में बहुत सारे जो आलोचक लोग हैं इसलिए इसको नोटबंदी की जगह में वोटबंदी नाम दे रहे हैं, क्योंकि वोट देने से यहाँ पर रोका जा रहा है लोगों को। इनडायरेक्ट तरीके से रिजल्ट यही सामने आने वाला है। पर समझने की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट और जो ट्रिब्यूनल्स के अधिकार है ना, उन अधिकारों में दखलंदाजी कर रहा है। चुनाव आयोग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुनाव में भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डाल सकें। उसको चुनाव में वोट डालने में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स खड़ी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सिटीजनशिप वेरिफिकेशन के क्षेत्र में एंटर करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन डोमेन्स में एंट्री कर लिया है जो कि जुडिशरी या फिर डेजिग्नेटेड ट्रिब्यूनल के अधीन आते थे। ऐसी आशंका है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशंस ऑफिसर्स को एक प्रकार से पावर दे दी गई है कि वे किसी भी व्यक्ति को फॉरेन नेशनल होने की शक में सिटीजनशिप अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि ये जो ऑफिसर्स हैं इनका कार्य सिर्फ नाम जोड़ना या हटाना है, ना कि किसी की नागरिकता पर फैसला करना। अगर उनको ये पावर दे दी जाती है तो ये नागरिक स्वतंत्रता और जुडिशरी दोनों को प्रभावित करने वाला है। जब हम चर्चा करते हैं दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर्स के बारे में, तो देखिए संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर दे दी गई है कि वो चुनाव का संचालन करेगा, मतदाता की सूची तैयार करेगा। ये एक बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दी गई है। लेकिन
इसकी जो पावर है वो असीमित नहीं है, अनफेटर्ड नहीं है कि आप चाहे जो कर सको। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार क्लियर कर दिया है, जहां पर कानून मौन है वहां ईसीआई स्वतंत्र है, लेकिन जहां कानून मौजूद है वहां उसको कानून के अनुसार काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एसआरआई कानून, एसआईआर रिवीजन और कानून का उल्लंघन कैसे हो रहा है। बिहार में 24 जून 2025 को चालू हुआ एसआईआर रिवीजन टेक्निकल रूप से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 के प्रावधानों के हिसाब से नहीं है। इसकी अधिनियम की सेक्शन 21(3) के हिसाब से यदि देखा जाए, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी या उसके पार्ट को विशेष रिवीजन की अनुमति दे दी जाती है, लेकिन पूरे के पूरे राज्य में आप ये रिवीजन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इस रिवीजन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई 2025 को क्वालिफाइंग डेट के रूप में बताया है, ठीक है, जबकि कानून के हिसाब से देखा जाए तो ये जो डेट है वो अलग है। एक चीज़ और यहाँ पर देखना जरूरी है कि संविधान का आर्टिकल 326 की हम बात करते हैं। 324 ने तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दिया है। आर्टिकल 326 कहता है कि लोकसभा और विधानसभा यहाँ के जो चुनाव हैं वो वयस्क मताधिकार के बेस पर होंगे, मतलब हर भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार है, बस ये है कि उसे कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। आरपीए एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 के हिसाब से कौन लोग वोट दे सकता है। पहली बात यह है, मानसिक रूप से आपको स्वस्थ होना पड़ेगा। दूसरी बात, सेक्शन 19 के अनुसार 18 साल की उम्र का व्यक्ति या फिर उससे अधिक का हो। सेक्शन 20 कहता है कि उस क्षेत्र का ऑर्डिनरली रेसिडेंट होना चाहिए। यहाँ ध्यान ये देना है कि केवल संपत्ति का मालिक होना ऑर्डिनरली रेसिडेंट कहलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, और यदि कोई व्यक्ति अस्थायी रूप से बाहर गया है वो अभी भी उस क्षेत्र का निवासी माना जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं डेट को लेकर के कानूनी दांव पेंच को। आरपीए कानून 1950 का जो आया है उसकी सेक्शन 21 के अनुसार 4 प्रकार की वोटर लिस्ट का रिवीजन हो सकता है। 4 प्रकार से लोकसभा या फिर विधानसभा चुनाव के पहले हो सकता है रिवीजन, बाय इलेक्शन के पहले कर सकते हैं, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश पर किसी भी ईयर में ये रिवीजन हो सकता है। चौथे नंबर का होता है स्पेशल रिवीजन, लेकिन किसी एक निर्वाचन क्षेत्र या फिर उसके किसी हिस्से के लिए ही हो सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, इन सभी में क्वालिफाइंग डेट मतलब जिस तिथि तक की आयु और पात्रता देखी जाती है 1 जनवरी होती है, सिवाय स्पेशल रिवीजन के जहां ये तिथि निर्धारित नहीं होती है। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 24 जून 2025 के आदेश में जो डेट रखी गई है वो 1 जुलाई 2025 की बताई जा रही है, जबकि कानून में ऐसी कोई डेट वैलिड नहीं है। आरपीए के हिसाब से केवल 1 जनवरी को क्वालिफाइंग डेट माना जाता है। इसके अलावा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जैसा कोई शब्द आरपीए कानून में मौजूद नहीं है। सेक्शन 21(3) के अंतर्गत स्पेशल रिवीजन केवल एक निर्वाचन क्षेत्र या फिर उसके किसी एक भाग के लिए हो सकता है, पूरे के पूरे राज्य में इसको लागू नहीं किया जा सकता है। तो हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 324 के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा पावर मिली है, फिर भी वो रूल ऑफ लॉ एंड नेचुरल जस्टिस से बाहर नहीं जा सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स का रूल 8 कहता है कि लोगों को अपनी जानकारी टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटी के हिसाब से देना चाहिए, अपनी सर्वोत्तम क्षमता। इसका मतलब यह है अगर किसी व्यक्ति के पास दस्तावेज नहीं है तो भी उसका आवेदन केवल इसी आधार पर आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं।